सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में। पिछली क्लास में हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करना सीखा था और मैंने आपको अपना नाम भी प्रिंट करके दिखाया था। तो अब आप लोग सीख गए होंगे कि हेलो वर्ड और अपना नाम जावा में कैसे प्रिंट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स के बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो वेरिएबल और ऑपरेटर, ये हो सकता है कि आपको 3 या 4 लेक्चर की सीरीज मिल जाए इसकी, क्योंकि ये थोड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं और इसको मैंने एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे से कर रखा है। तो इसके 3 या 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आज हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं और अब चलते हैं अपनी नोट्स के अंदर और स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को पढ़ना। हम आ चुके हैं अपनी नोट्स के अंदर, जहाँ पे हम आज वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। In Java, a variable is a container or named memory location used to store data during the execution of a program। तो मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे कि हम किचन में देख सकते हैं, हमारे किचन में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसमें किसी बॉक्स में हम चीनी रखते हैं, किसी में हम चाय की पत्ती रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंटेनर्स में रखते हैं। तो उसी तरह से वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करते हैं। तो वाई वेरिएबल्स आर यूज्ड इन जावा। सो वेरिएबल्स आर इसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे पर्पज भी मैंने लिख दिया है और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि हम वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं। तो पहला रीजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम जान लेते हैं। टू स्टोर डेटा वी यूज़ वेरिएबल्स टू स्टोर नंबर, टेक्स्ट, बूलियन एंड वैल्यूज़। मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो नंबर, टेक्स्ट, बूलियन या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। टू रीयूज डेटा इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग वैल्यूज वी कैन स्टोर देम इन वेरिएबल्स एंड रीयूज। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 10 कर दिया, यानी कि x पे मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी, तो हम उसको बार बार यूज़ में ला सकते हैं। हमें बार बार वैल्यू को स्टोर नहीं करना पड़ेगा, वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। फॉर कैलकुलेशंस वेरिएबल हेल्प इन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि हमने वेरिएबल और डेटा टाइप्स का कितना ज़्यादा यूज किया हुआ है। टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, meaningful variable names make code easier to understand. To allow dynamic behavior, value can change during program execution based on logic or user inputs। तो इस पे हम बहुत सारी ऑपरेशंस करेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम भी अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ वेरिएबल में हमें बताई जा रही है। तो टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा। जावा में हम 3 टाइप के वेरिएबल्स पढ़ते हैं और ये किसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको हम इन जावा वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेयर दे आर डिक्लेयर्ड एंड हाउ दे बिहेव इन द प्रोग्राम। मतलब वो किस तरीके से डिक्लेयर किए जा सकते हैं, इस चीज़ के आधार पे हम वेरिएबल्स को तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होगा लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो पहली टाइप होते हैं वेरिएबल्स के। लोकल वेरिएबल में आप देख सकते हैं डिक्लेयर्ड इनसाइड ए मेथड। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ये मेथड के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, मेथड, इन सब चीज़ों के विषय में हमने अभी नहीं पढ़ा है। हम आने वाले मॉड्यूल्स में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इसलिए अभी के लिए हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओनली एक्सेसिबल विद इन द मेथड ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड इन। जहाँ पे हमने इनको जिस मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज, डिस्ट्रॉयड वंस द मेथड इंड। ये था हमारा लोकल वेरिएबल। और उसके बाद बात आती है इंस्टेंस वेरिएबल्स की, जो कि वेरिएबल का दूसरा टाइप होता है। डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास but outside any method, belong to objects of the class, each object has its own copy। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। accessible throughout the class in non static methods, if not initialized they get default values, जैसे 0, null, false। अगर हम इनको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये 0, null या false वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं।
फिर होता है स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयरिंग यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड अ क्लास आउटसाइड मेथड। इसको हम क्लास के अंदर और मेथड्स के बाहर डिक्लेयर करते हैं और इसके लिए एक कीवर्ड का यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज इसके लिए हम करते हैं। शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होंगी ये सब में शेयर होता है। बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ नॉट इंस्टेंस एंड यूजफुल फॉर कांस्टेंट और शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जहाँ पे इंटेलिजे आइडिया में मैं आपको और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर। सो मैंने अपना सबसे पहला प्रोग्राम क्या लिखा था, हेलो वर्ड। सो आपको याद होगा हेलो वर्ड हमने कैसे प्रिंट किया था। अगर नहीं याद होगा तब भी हम एक बार देख लेते हैं कि हेलो वर्ड कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम चलेंगे वेरिएबल्स की ओर और इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। सो प्रिंट करते हैं हेलो वर्ड। सो क्या प्रोग्राम लिखा था हमने, पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, और यहाँ पे क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड। और मैं इसको रन करता हूँ। सो आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे हेलो वर्ड नहीं प्रिंट करना, यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करना है तो क्या मैं कर पाऊँगा? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अभिषेक त्रिपाठी, और मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट अभिषेक त्रिपाठी आ चुका है, मतलब हमने हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं आपको वेरिएबल्स बता रहा था, तो देखिए जैसे मैं लिखता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये इंट क्या है, ये इंट जो है, जो मैंने इंट लिखा हुआ है, ये है डेटा टाइप, यानी कि ये इंट जो है ये है डेटा टाइप। और ये एक्स जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये एक्स क्या है, ये एक्स है वेरिएबल। और इज इक्वल टू 10 जो लिखा हुआ है वो है एक्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि आप मेमोरी में एक बॉक्स बना दो जिसको एक्स नाम दे दो और उस एक्स में 10 वैल्यू स्टोर कर दो, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो ये हमने x लिख रखा है, ये x यहाँ पे वेरिएबल है, और मैं इस x की वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहूँ और ये देखना चाहूँ कि ये वेरिएबल की वैल्यू जो 10 है वो मेमोरी में सेव हुई है कि नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, जैसे मुझे अभिषेक त्रिपाठी प्रिंट करना था तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ किया। वैसे ही मुझे इस वैल्यू 10 को प्रिंट करना है तो फिर से मैं वही करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इस बार x को प्रिंट करूँगा। और जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक के नीचे 10 प्रिंट हो चुका है, मतलब ये जो वैल्यू हमने x में स्टोर की थी 10, वो स्टोर हो चुकी है। और हमारा प्रोग्राम जब रन होता है तो वो 10 हमें आउटपुट में दिख रहा है। अब बात ये है कि अभिषेक त्रिपाठी जो हमने लिख रखा है वो तो हमने डबल कोट्स में लिख रखा है, फिर ये x हमने डबल कोट में क्यों नहीं लिखा? सो चलो करके देख लेते हैं। मैं इस x को भी मैं डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ और उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरा आउटपुट x आ गया, मेरा आउटपुट x आ रहा है। तो x कैसे आउटपुट आ रहा है, हमें तो 10 चाहिए। सो आप देखो, जब आप डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे अभिषेक त्रिपाठी को आप देख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो अभिषेक त्रिपाठी यहाँ पे स्क्रीन में प्रिंट हो चुका है। और उसी तरह से डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है तो वो x प्रिंट हो चुका है। यानी डबल कोट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट के स्क्रीन में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें x थोड़ी ना प्रिंट करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, केवल x लिखेंगे और इस प्रोग्राम को रन कर देंगे। सो रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे x नहीं, वहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाना, वहाँ पे x ऐसे ही लिखना है। सो बढ़ते हैं आगे अपने नोट्स में। सो हमने स्टैटिक वेरिएबल्स तक पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। ये डेटा टाइप क्या होता है जावा में, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं।
सो इन जावा डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, यानी एक वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो किस टाइप का वेरिएबल है, उसने कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है, इस चीज़ को ये डेटा टाइप बताता है। सो दे हेल्प द कंपाइलर एलोकेट द करेक्ट मेमोरी स्पेस एंड परफॉर्म टाइप सेफ ऑपरेशन। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो x है वो ये बताता है कि जो मेमोरी में हमने 10 वैल्यू सेव की हुई है ना, अगर मुझे वो चाहिए तो मैं अगर x को प्रिंट करूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो वो 10 मुझे मिल जाएगा। मतलब कि जो भी वैल्यू हम मेमोरी में अपने सेव कर रहे हैं उसको अगर हमें फाइंड करना है, तो जब हम उसका नाम एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे देंगे तो हम उसी नाम से उसको फाइंड करेंगे, तो हमें वो इजी वे में मिल जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी उसको ढूंढने में। सो ये होता है डेटा टाइप्स। सो जावा हैज़ टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। दीज आर प्री डिफाइंड बाय द जावा लैंग्वेज एंड स्टोर सिंपल वैल्यूज़। ये जावा लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किए जा चुके हैं और ये सिंपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रेंज का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो रेंज का फार्मूला आप ख़ास तौर से देख लीजिएगा। और रेंज के फार्मूले में -2 की पावर n-1 टू प्लस का 2 की पावर n-1 ये फार्मूला होता है। और ये जो पावर यहाँ पे हमने लगा रखी है ये नंबर ऑफ बिट्स है और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। सो ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब उसके बाद हम चलते हैं बाइट पे, जो कि हमारा पहला डेटा टाइप है। सो जावा में हमारा पहला डेटा टाइप क्या होता है? बाइट होता है। सो बाइट की साइज क्या होती है? बाइट की साइज होती है 1 बाइट, यानी बाइट क्या है? 1 बाइट की जो साइज होगी वो होगी 8 बिट्स के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। अब इस वैल्यू को अगर हम अपने फॉर्मूले में रखें, सो माइनस 2 की पावर n-1। सो 2 की पावर जब n-1, n की वैल्यू 8 रखेंगे और n-1 तो 2 की पावर 7 हो जाएगी। 2 की पावर 7-1, और जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो वो -28 से प्लस का 127 तक निकल के आएगा। यूज्ड टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरे, यूजफुल इन एम्बेडेड सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बाइट है ना, उसका यूज़ हम -128 टू प्लस का 127 तक की वैल्यू स्टोर करने के लिए अपने जावा के अंदर करते हैं। तो चलते हैं इसको इंटेलिजेंट आइडिया पे देखते हैं। जैसे मैंने x लिखा वैसे मैं लिखता हूँ बाइट y इज इक्वल टू 50, बाइट y इज इक्वल टू 50। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, अपने प्रोग्राम को रन करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि हमारे स्क्रीन पर 50 प्रिंट हो चुका है। मतलब कि बाइट में हमने मेमोरी में एक y बनाया, y का डेटा टाइप क्या है? बाइट है, और उसकी वैल्यू हमने 50 स्टोर कर दी है। और जब मैंने प्रोग्राम को रन करवाया तो हमें 50 आउटपुट में मिल रहा है। मतलब ये ठीक है कि वैल्यू हमारी स्टोर हो चुकी है। सो वहाँ पे एक रेंज लिखी हुई थी, जो कि रेंज थी -128 टू प्लस का 127। सो ये बोल रहे हैं कि हम 127 तक की वैल्यू को ही इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं 128 स्टोर करूँ? सो 128 स्टोर करने के लिए जैसे ही मैंने लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड डॉट आ चुका है। यहाँ पे एक रेड डॉट बन गया है। सो वो रेड डॉट ये बता रहा है कि हमारे प्रोग्राम में एरर आने वाली है। सो आप रन करके देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा, और ये एरर यही बता रहा है कि आप 128 स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइट का जो साइज होगा वो -128 से प्लस का 127 तक होता है। ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करना है, अगर हमें कुछ भी करना है, इसके अंदर की वैल्यू स्टोर करना है, तब हम बाइट का यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 127 लिख के रन कर दूँ?
सो आप देख सकते हैं कि 127 रन करूँगा तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर 127 आउटपुट में आ रहा है, मतलब 127 तक की वैल्यू हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने अगले डेटा टाइप की ओर और उसको देखते हैं। सो अगला डेटा टाइप है शॉर्ट। अब शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट होता है 2 बाइट्स का। अब 2 बाइट्स में कितनी बिट्स हो जाएंगी? जब एक बाइट में 8 बिट्स होती है, सो 2 बाइट में होंगी 16 बिट्स, यानी कि फॉर्मूला होगा -2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 -1। और जब आप इसकी रेंज निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सो -32 768 टू 32 767 तक इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये है रेंज। इसका मतलब ये होता है कि 32,767 तक की वैल्यू हम अपने शॉर्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेव मेमोरी कंपेयर्ड टू इंट यूजफुल व्हेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बाइट से कोई बड़ा डेटा स्टोर करेंगे तब हम वहाँ पे शॉर्ट का यूज करेंगे। सो चलते हैं इंटेलिजे आइडिया के अंदर और शॉर्ट को भी लिखकर देखते हैं कि क्या ये इतनी ही वैल्यू स्टोर कर रहा है या नहीं। सो सबसे पहले मैं बनाता हूँ शॉर्ट z इज इक्वल टू 127। अच्छा, यहाँ पे जो XYZ मैं लिख रहा हूँ वो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे शॉर्ट अभी भी लिख सकता हूँ, मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा और मैं इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पे शॉर्ट z ही लिखूँगा, क्योंकि जब भी हम इंट बाइट शॉर्ट ये सब लिखते हैं तो हम इतना बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते। हम वहाँ पे XYZ मैथ्स में भी यूज करते थे और यहाँ भी यूज करेंगे। सो शॉर्ट में तो काफ़ी बड़ी वैल्यू तक हम स्टोर कर सकते हैं, 32,000 तक की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। सो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू इसमें लेते हैं। चलो मैं 10,000 ले लेता हूँ और देखता हूँ क्या 10,000 तक ये सपोर्ट करता है क्या। और इसको मैं प्रिंट करूँगा, फिर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 प्रिंट हो चुका है। मतलब अगर हम उस लिमिट तक किसी भी वैल्यू को अपने प्रोग्राम में स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम सॉर्ट का यूज़ करेंगे। और अगर उससे भी बड़ी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है तो सॉर्ट के बाद आता है इंट, जो कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी बताया था। इंट होता है 4 बाइट्स का, मतलब 32 बिट्स का। और ये आप इसकी रेंज देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े नंबर तक स्टोर करने की क्षमता रखता है। डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फॉर इंटीजर वैल्यूज़, और ये इंटीजर वैल्यू को खास तौर से स्टोर करता है। और उसकी रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू तक अगर हमें अपने प्रोग्राम में स्टोर करवानी है तो हम किस डेटा टाइप का यूज करेंगे? तो हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। सो इंट डेटा टाइप को भी एक बार स्टोर करवाते हैं, इंट। और मैंने x भी पहले से नाम दे दिया है, y भी दे दिया है, z भी दे दिया है। तो ये तो मैं दे नहीं सकता, नहीं तो एरर आ जाएगी। सो इस बार मैं w नाम दे देता हूँ। w इज़ इक्वल टू, चूँकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू रख सकता है तो हम इसमें 10,000 से भी एक बड़ी वैल्यू लिखते हैं और देखते हैं कि ये स्टोर होगा या नहीं। सो प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हाँ, ये वैल्यू भी स्टोर हो चुकी है। यानी इंट का यूज़ कब होगा? जब हम बाइट शॉर्ट दोनों से बड़ी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को, तब हम इंट का यूज़ वहाँ पे करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे। तो अपना नेक्स्ट डेटा टाइप होता है लॉन्ग। लॉन्ग होता है 8 बाइट्स का, यानी 64 बिट्स होती हैं लॉन्ग में, -2 की पावर 63 टू 2 की पावर 63 -1। और आप इसकी रेंज देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। सो ये किसी देश की जैसे पॉपुलेशन हो गई ना, तो उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। यूज्ड व्हेन अ वाइडर रेंज दैन इंट इज नीडेड। जब हमें इंट से भी वाइडर रेंज चाहिए, यानी इंट से भी बहुत बड़ी वैल्यू को प्रिंट करवानी है, तब हम वहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करते हैं। सो लॉन्ग को भी लिख के देख लेते हैं कि भाई लॉन्ग क्या इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर भी रहा है या नहीं। सो लॉन्ग क्यू इज़ इक्वल टू, मैं एक बड़ी वैल्यू दे देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ और रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है। यानी कि लॉन्ग में कोई भी बड़ी वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है, जैसे किसी देश की पॉपुलेशन हो गई
सो ऐसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं। सो चलते हैं लॉन्ग के बाद अपने अगले डेटा टाइप पे, जो कि है फ्लोट। अब फ्लोट का यूज हम क्यों करते हैं? फ्लोट का यूज हम करते हैं डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए। ये 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स मतलब कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स होती हैं। और ये आप इसकी रेंज भी देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी रेंज में ये भी वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन फ्लोट में हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है तब हम वहाँ पे डबल का यूज़ करते हैं। सो फ्लोट को भी देख लेते हैं और डबल को भी देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ फ्लोट आर इज इक्वल टू, अब चूंकि ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है तो मैं 76.9 को स्टोर करवाता हूँ और प्रिंट करता हूँ आर को। और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, आप पहले ही देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने से पहले ही यहाँ पे एक रेड लाइन बन चुकी है। सो ये रेड लाइन यहाँ पे क्यों बन रही है? ये रेड लाइन इसलिए यहाँ पे बन रही है क्योंकि यहाँ पे जब आप फ्लोट को डिफाइन करेंगे ना, तो आपको इस वैल्यू के आगे स्मॉल f लगाना पड़ेगा। अब देखो वो रेड लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है और वो रेड लाइन गायब हो चुकी है। सो जब भी हम फ्लोट टाइप का बनाएंगे ना, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेंगे, तो हमें वहाँ पे लास्ट में f लगाना पड़ेगा। और अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा तो 76.9 यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब फ्लोट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जब हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे एरिया निकालने वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया या एरिया ऑफ रेक्टेंगल या कुछ भी एरिया निकालेंगे, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, तो उसमें कैलकुलेशंस जो होंगी वो डेसिमल में होंगी। जब कैलकुलेशंस डेसिमल में होंगी तब हम वहाँ पे फ्लोट का यूज़ करेंगे। इसी तरह होता है डबल। सो डबल का यूज़ भी हम इसीलिए करते हैं, जब हमें डेसिमल की कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी होगी तब हम डबल का यूज़ करेंगे। डबल काफ़ी बड़ी वैल्यू तक स्टोर करता है। सो डबल का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ डबल डी इज इक्वल टू 123.45 से मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहूँगा और इस वैल्यू को मैं प्रिंट करने के लिए लिखूँगा और रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वैल्यू भी स्टोर हो गई है। सो डेटा टाइप्स में हमने इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल को पढ़ लिया है। अब चलते हैं अपने अगले कैरेक्टर डेटा टाइप पे। कैरेक्टर को कैर लिखते हैं हम जावा में। सो कैर क्या होता है? कैर 2 बाइट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू ये भी स्टोर कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि ये सिंगल कैरेक्टर यूजिंग यूनिकोड है, ये सिंगल वैल्यू ही स्टोर करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखता हूँ कैर आर तो मैंने पहले ही फ्लोट में लिख लिया है। सो लिख लेते हैं कैर एफ इज इक्वल टू, जब मैं लिखता हूँ ए, कैर एफ इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ ए और इसको मैं प्रिंट करता हूँ और जब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आ गया है। सो ये एरर क्यों आया है? अब इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे? सो इस एरर को फिक्स करने के लिए क्या होता है कि कैरेक्टर को जो हम लिखेंगे ना, सो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं सिंगल कोट। और जैसे ही हम यहाँ पे सिंगल कोट लगाएंगे आप देखेंगे कि वो जो रेड लाइन यहाँ पे आ रही थी वो रेड लाइन हट चुकी है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है ना, तो वहाँ पे हम कैरेक्टर में जो भी लिखेंगे वो हमें सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर। क्या अच्छा इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं क्या? चलो करके देख लेते हैं ये भी। और मैं इसको पहले मैं इसको सिंगल कोट के अंदर प्रिंट करूँगा, उसके बाद मैं इसको डबल कोट के अंदर प्रिंट करूँगा। सो पहले डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए प्रिंट हो चुका है। क्या होगा अगर मैं ए के साथ बी को भी प्रिंट करना चाहता हूँ? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बी लिखा यहाँ पे फिर से रेड लाइन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करता है। सो बी लिखेंगे हम तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो हमें ए ही प्रिंट करना है,
तब हम कैर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ए आ गया है। अब मैं क्या बोल रहा था आपको कि मैं ए को सिंगल कोट्स में नहीं, अगर मैं डबल कोट्स में लिख दूँ तब क्या होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। सो चलते हैं, इसको डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। और इसको रन क्यों करूं, उसके पहले ही रेड लाइन वहाँ पे नीचे आ गई, तो फिर मैं रन क्यों करूंगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ गई, मतलब क्या होगा, एरर आएगा। सो हम क्या करेंगे, कैर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। और ये लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आई है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर। तो अपना नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, अपना नेक्स्ट डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन का यूज़ क्यों होता है, बूलियन ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, केवल ये दो वैल्यू को स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूज फॉर कंडीशनल लॉजिक और फ्लैग। इसका यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा, तब मैं बूलियन का भी यूज आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैलकुलेटर में तो नहीं, आगे आने वाले और प्रोग्रामों में मैं बूलियन का यूज़ आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए देख लेते हैं बूलियन को। सो बूलियन में मैं लिखता हूँ बूलियन t इज इक्वल टू ट्रू, बूलियन t इज इक्वल टू ट्रू। ये मुझे यहाँ पे नहीं, ये मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि ये वाला कोड तो कैरेक्टर के लिए मैंने लिखा था। सो एक स्पेस दबाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और अब मैं बूलियन t इज इक्वल टू ट्रू को प्रिंट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स स्टोर कर दूँ तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। यानी ट्रू और फॉल्स अगर प्रिंट करना है तो हम किस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, तो हम बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आल्सो कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स। यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं, आर नॉट प्री डिफाइंड बाई जावा लैंग्वेज लाइक प्रिमिटिव टाइप्स। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे प्रिमिटिव में इंट, लॉन्ग, बाइट ये सब पहले से प्री डिफाइंड है ना, वैसे ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। इंस्टीड दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। सो ये प्रोग्राम करने वाले जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। एंड यूज्ड टू रेफरेंस एड्रेस, ये क्या करता है कि ये रेफरेंस एड्रेस को स्टोर करता है टू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी रादर देन द एक्चुअल डेटा। ये एक्चुअल डेटा को नहीं बल्कि रेफरेंस एड्रेस को स्टोर करता है। टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अभी। सो स्ट्रिंग क्या होती है ये मैं आने वाले मॉड्यूल्स में आपको पढ़ाऊंगा। आपने अगर मॉड्यूल और नोट्स देखी होगी तो उसमें हमने स्ट्रिंग को एक अलग टॉपिक लिया हुआ है। सो पूरी स्ट्रिंग वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। एरेज को भी हम आने वाले मॉड्यूल्स में देखेंगे। अभी के लिए आप देख लो यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। यानी कि अगर हमें सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तब हम वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एरे का यूज़ करते हैं। एरे को स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों के दोनों बताऊँगा जब मैं आपको एरे पढ़ाऊँगा तब। उसके बाद बात आती है क्लास की। ये क्लास क्या होता है, अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट कंटेंट्स वेरिएबल एंड मेथड्स। एग्जाम्पल क्लास, स्टूडेंट, इंट ID, स्ट्रिंग नेम। सो क्लास भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अपने पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे और इंटरफेस भी पढ़ेंगे। एनम को भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो इन सब चीज़ों को मैं आपको इन डिटेल्ड पढ़ाऊँगा, लेकिन ये आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर हैं। तो मैं जब उस मॉड्यूल तक पहुँचूँगा तब आपको इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करूँगा। अभी के लिए मैंने आपको सारे डेटा टाइप्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। सो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना और ख़ुद से प्रिंट करने की कोशिश करना, क्योंकि इसी पर बेस्ड अब मैं जब आपको ऑपरेटर और स्कैनर पढ़ा दूंगा तब हम कैलकुलेटर बनाएंगे अपना, और हमें जो 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं फिर हम वो प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक और कोर्स बना रहा हूँ। सो उसके विषय में मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं उसको डिज़ाइन कर लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।